ये फिल्म 2007 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जिसे डीजे कारुसो ने निर्देशित किया है। इसमें शिया लाबेफ, सारा रोयमर, कैरी एनिमॉस मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म कैल ब्रिज की कहानी को बताती है जो अपने पिता की अचानक मौत के बाद से गहरे सदमे में है, जिसमें हमको ये भी दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का अपने साहस और समझदारी से खतरनाक परिस्थितियों का सामना करता है। ये कहानी सस्पेंस, डर और एडवेंचर से भरपूर है। इसीलिए अब जल्दी से समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डिस्टर्बिया। कहानी की शुरुआत में हम केल और उसके डैड को फिशिंग करते हुए देखते हैं। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मतलब केल, उसके मॉम एंड डैड एक परफेक्ट फैमिली है। केल के डैड उसे फिशिंग इस तरह करना सिखा रहे हैं जैसे मानो केल कोई छोटा बच्चा हो। ये मोमेंट केल और उसके डैड दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि लव्ड वंस के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना हर किसी का सपना होता है। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि केल और उसके डैड फिशिंग करके वापस अपने घर आ रहे होते हैं और जैसी वाइब चल रही है उसी वाइब के साथ ही वो गाड़ी के अंदर भी एंजॉय कर रहे होते हैं। केल कार चला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और एक दूसरी गाड़ी की वजह से उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें केल के फादर की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में ना तो केल और ना ही उसके फादर की कोई गलती थी, लेकिन फिर भी केल अपने फादर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। अब जैसा फिल्म का टाइटल है, केल एक्चुअली में डिस्टर्ब रहने लगता है। इवन वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि वो अपनी क्लास में ही अपने टीचर को एक पंच मार देता है। वजह ये रहती है कि वो टीचर केल से उसके डैड के बारे में कुछ गलत बोल देता है, जिसको सुनकर केल अपना आपा खो देता है और उस टीचर को जोरदार पंच मार देता है। अब इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जुवेनाइल कोर्ट केल को 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट की सजा सुना देती है। और जुवेनाइल कोर्ट इसलिए क्योंकि केल अभी 18 साल से छोटा है। और अब यहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी। क्योंकि केल को 3 महीने की हाउस अरेस्ट की सजा मिली है, इसलिए उसको एक खास किस्म के एंकलेट को पहनकर रखना होता है, जो ये इंश्योर करता है कि केल कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो वो एंकलेट बीप करना स्टार्ट कर देता है। पुलिस को इस चीज की खबर मिल जाती है कि केल घर से बाहर चला गया है। बेसिकली वो एक एंकल मॉनिटर है जिससे केल की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, इसलिए अब वो चाहकर भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता है। अब केल वैसे तो अपने डैड की मौत की वजह से परेशान है, लेकिन फिर भी वो दूसरे बच्चों की तरह चिल करने की कोशिश करता रहता है, जैसे वीडियो गेम्स खेलकर और टीवी देखकर। इन सभी चीजों से उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लगे हैं, जिसे उसकी मॉम भी नोटिस करती है, जिसको लेकर वो थोड़ा सा परेशान भी है। और अब हालात ये हो गए हैं कि घर में कैद रहने की वजह से केल के पास टाइम काटने का कोई और तरीका बचा ही नहीं होता है। इसीलिए अब वो अपने रूम की खिड़की से बायनाकुलर्स के जरिए अपने नेबर्स को देखना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पड़ोस में कुछ नए लोग रहने आए हैं, जिनकी एक बेटी भी है जिसका नाम एशले है। एशले भी केल की एज की एक टीनेजर होती है, जिसको देखते ही केल उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। अब कुछ दिनों तक ऐसे ये सब चलता रहता है। केल अपने बेस्ट फ्रेंड रॉनी को भी सारी चीजें बता देता है। वो भी केल के घर आकर ये सब चीज देखता है। केल अपने सारे नेबर्स की एक्टिविटीज को नोटिस करने लगा है, जिसमें उसके नए नेबर्स एशली की फैमिली, मिस्टर रॉबर्ट टर्नर है और कुछ बदमाश बच्चों की फैमिली, जो केल को अक्सर परेशान करते रहते हैं। यहाँ तक कि उन बदमाश बच्चों की वजह से तो केल एक बार अपने घर से बाहर काफी दूर तक उनका पीछा करते हुए भी चला जाता है, जिस वजह से उसका एंकल मॉनिटर बीप करने लगता है और वो समय रहते वापस घर नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से पुलिस वहां पर आ जाती है, जो केल को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है। ये पहला मौका होता है जब केल और एशले एक दूसरे से रूबरू होते हैं। अब इस इंसिडेंट की वजह से केल की मॉम काफी परेशान होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि केल काफी गैर जिम्मेदार है। लेकिन सरप्राइजिंगली केल की मेंटल कंडीशन अब थोड़ी सी बेहतर होती है। अच्छा, ऐसे ही एक दिन केल रोजाना की तरह अपना टीवी देख रहा होता है, जहाँ पर वो एक न्यूज देखता है जो किसी विलियम नाम की लड़की की होती है, जो 1 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। जिसके गायब होने से पहले एक वेले पार्किंग अटेंडेंट ने वहां पर एक क्लासिक 1960 मॉडल की फोर्ड मस्टैंग देखी थी, जिसके लेफ्ट फेंडर पर डेंट पड़ा हुआ था। अभी काफी प्रिसाइज डिटेल होती है, लेकिन केल इस इंफॉर्मेशन को इतना सीरियसली नहीं लेता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से एशले को दूरबीन से देखने के लिए चला जाता है। वो एशले को एरोबिक्स करते हुए देख रहा होता है, जहाँ एशले उसको खुद को देखते हुए नोटिस कर लेती है, लेकिन तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं, जिनसे एशले की बहस हो जाती है। केल ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दूसरे पड़ोसी रॉबर्ट टर्नर की तरफ जाती है, जो एक ब्लू कलर की क्लासिक फोर्ड मस्टैंग ओन करता है।
केल उस मस्टैंग को देखकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये वही मस्टैंग तो नहीं है, जिसकी पुष्टि करने के लिए वो उसके फ्रंट फेंडर को देखता है जिस पर वैसा ही डेंट होता है जैसा वैले पार्किंग अटेंडेंट ने बताया था। केल ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं मिस्टर टर्नर ही तो उस लड़की के गायब होने का कारण तो नहीं है, जिसके नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर में उसी लड़की विलियम के बारे में भी पढ़ता है। केल मिस्टर टर्नर को नोटिस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि मिस्टर टर्नर काफी क्रूअल है। वो ये सारी बातें अपने दोस्त रॉनी को बता देता है, जो गायब हुई लड़की विलियम के ऊपर रिसर्च करने लगता है। जहाँ पर उसको मालूम पड़ता है कि विलियम के गायब होने के बाद पुलिस को जो सबूत मिले थे वो 3 साल पहले हुए ऑस्टिन मर्डर से हुबहू मिलते थे, जिसमें 7 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस को वो कातिल तो कभी नहीं मिला, लेकिन टेक्सास में उनको एक बंद घर के अंदर से उन्हीं 7 लड़कियों के फोटोज जरूर मिले थे। और स्ट्रेंजली मिस्टर टर्नर भी टेक्सास से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन केल के लिए काफी है टर्नर को वो खूनी साबित करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यहाँ पर यह है कि पुलिस केल की थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रूफ्स पर विश्वास करती है, जो केल के पास अभी नहीं है। यानी केल को अभी और सबूतों को इकट्ठा करना होगा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि टर्नर ही वो कातिल है। पर केल के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता है। केल के लिए अभी भी इस चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज थी, जो कि एशले थी, जिसको वो और रॉनी दोनों स्विमिंग करते हुए देख रहे होते हैं, जिन्हें एशले भी देख लेती है। इसलिए वो सीधा केल के पास उसके घर आ जाती है। शुरुआत में तो दोनों को लगता है कि शायद एशले इस चीज से नाराज होगी, लेकिन एशले भी इन दोनों के साथ इनकी इस इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने लगती है, जहाँ पर ये लोग एक कैमरा सेटअप लगाकर टर्नर का वेट करने लगते हैं। जिस वेट के दौरान केल और एशले काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कुछ हो पाता वो लोग देखते हैं कि टर्नर आज किसी लड़की के साथ वहाँ पर आया होता है। और हैरानी की बात यह है कि जिस डेंट के बारे में केल ने एशले और रॉनी को बताया था, आज वो डेंट भी उसकी गाड़ी पर से गायब था। जबकि वो लड़की जिसके साथ टर्नर वहाँ पर आया होता है वो एक क्लब गर्ल होती है, जिसे एशले काफी आसानी से पहचान लेती है। और तो और वहाँ पर सारी चीजें काफी नॉर्मल होती है, जिसको देखने के बाद एशले केल से बोलती है कि शायद तुमको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मुझको टर्नर कोई सीरियल किलर तो नहीं लग रहा है। जिस पर केल उसको बोलता है कि शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन एशले अभी इंतजार करने के मूड में नहीं होती है, इसीलिए वो वापस अपने घर चली जाती है। जिसके जाते केल नोटिस करता है कि जो लड़की टर्नर के साथ आई थी वो अचानक से पैनिक करते हुए हेल्प मांग रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। केल ये सब खड़ा हुआ अपने घर से देख रहा होता है कि तभी टर्नर के घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। केल अपने दोस्त रॉनी को फोन करता है। वो उसको बोलता है कि टर्नर के घर जो लड़की आई थी उसकी जान खतरे में है। रॉनी उसको बोलता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन तभी केल देखता है कि वो लड़की टर्नर के घर से वापस जा रही है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जो लड़की टर्नर के साथ आई थी उसके बाल रेड कलर के थे, और ये लड़की जो अभी टर्नर के घर से बाहर जा रही है उसके बाल भी रेड कलर के ही हैं, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ है। अब केल को भी यहाँ पर लगने लगता है कि शायद वो थोड़ा ओवरथिंक कर रहा है। जिसके नेक्स्ट डे टर्नर केल की मॉम के साथ उसके घर पर ही आ जाता है, जिसको देखकर केल तो एकदम से सरप्राइज रह जाता है। केल की मॉम उसको बताती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और टर्नर ने उसको चेंज करने में उसकी हेल्प की है। जिधर टर्नर केल से बात करने लगता है, उन दोनों की कॉन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा था जैसे टर्नर को मालूम है कि केल उसके ऊपर नजर रख रहा है। वो उसको बातों ही बातों में थोड़ा धमकाने की भी कोशिश करता है। जहां आगे अब हम एक बार फिर से केल, रॉनी और एशली को बात करते हुए सुनते हैं। केल फिर से उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हो ना हो टर्नर अपने घर में कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन एशले अभी भी केल की बातें मानने को तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद वाले सीन में हमें एशले का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, जिसमें केल एशले को दूरबीन की मदद से देख रहा होता है। वो एशले की पार्टी को रूइन भी करने की कोशिश करता है। उसके इंटेंशंस बुरे नहीं होते, बस वो उसको किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस फील कर रहा होता है। अब इस चीज से गुस्सा होकर एशले केल से बात करने आती है, लेकिन बात करते करते वो दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें टर्नर के घर से कुछ आवाज आती है, और जब ये दोनों खिड़की से उसके घर की तरफ देखते हैं तो ये पाते हैं कि टर्नर एक पैकेट को घसीटकर अपने गराज के अंदर ले जा रहा है, जिसके अंदर खून लगा हुआ है। अब ये देखकर तो एशली भी समझ जाती है कि सच में टर्नर अपने घर में कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसीलिए नेक्स्ट डे केल, एशले और रॉनी एक प्लान बनाते हैं। वो तीनों
टर्नर के घर के अंदर आखिर क्या राज छुपा है उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। रॉनी टर्नर की गैर मौजूदगी में उसकी गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। एशले टर्नर को फॉलो करती है जबकि केल इन दोनों को गाइड कर रहा होता है। दरअसल रॉनी टर्नर की गाड़ी से उसके गैराज का कोड ढूंढने जाता है। उधर एशले इन दोनों को ये बता रही होती है कि टर्नर अभी भी मेरे सामने है, तुम बड़ी आसानी से गाड़ी से कोड को चुरा सकते हो। लेकिन तभी अचानक से टर्नर एशले के सामने आ जाता है जो उसको धमकाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों क्या कर रहे हो, बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ वरना अंजाम सही नहीं होगा। मैं पुलिस को कॉल करके बता दूंगा कि तुम लोग मुझको स्टॉक कर रहे हो। जिसको सुनकर एशले काफी डर जाती है। वो केल को बोलती है कि गलती हमारी ही है, हमें टर्नर की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। जिसके बाद एशले और रॉनी दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन केल को अभी भी इस बात का यकीन होता है कि वो ही सीरियल किलर है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। इसलिए अब वो उसके ऊपर और नजर रखने के लिए एक कैमरा डिजाइन करता है जिसका एक्सेस सीधा उसके कंप्यूटर में होता है। जहां आगे अब हम देखते हैं कि रॉनी भागा भागा केल के पास आता है जो उसको बोलता है कि मैंने जल्दबाजी में टर्नर की गाड़ी में अपना मोबाइल छोड़ दिया है। ये अब केल रॉनी को वो कैमरा देकर टर्नर के घर की तरफ भेज देता है जहां वो रॉनी के चुराए हुए कोड से टर्नर के गैराज को खोल देता है, जहां रॉनी को उसकी गाड़ी से उसका फोन भी मिल जाता है। उधर केल उस कैमरे की मदद से सब कुछ देख रहा होता है जिसमें वो उस पैकेट को भी देखता है। इसलिए वो रॉनी को उस पैकेट को चेक करने के लिए बोलता है, जिसको चेक करते हुए रॉनी केल को बताता है कि इस पैकेट में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लग रहा है जैसे कोई लाश सड़ गई हो, लेकिन मुझको कंफर्म करने के लिए इसको खोलना होगा। लेकिन इससे पहले वो उस पैकेट को खोल पाता तभी वहां पर टर्नर आ जाता है और अब अपने दोस्त रॉनी को फंसता देख केल उसको बचाने के लिए टर्नर के घर की तरफ भाग जाता है। और इससे पहले कि वो उसके घर के अंदर घुस पाता वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि केल का एंकल मॉनिटर बीप करना स्टार्ट कर देता है। पुलिस वाले केल को अरेस्ट कर लेते हैं जिनसे केल बोलता रहता है कि इसने मेरे दोस्त को किडनैप किया है, प्लीज इसके घर की तलाशी लो। जिसके बार बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेने के लिए मान जाते हैं, जहां उनको उसके गैराज में वही पैकेट मिलता है जिसमें से एक मरे हुए हिरन की लाश मिलती है। केल ये देखकर हैरान होता है जबकि उधर पुलिस वाले केल को एक और बार वार्निंग देकर वहां से वापस चले जाते हैं। केल की मॉम उसको समझाती है कि जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है और हमारी किस्मत अच्छी है कि टर्नर ने तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं किया है। उधर रॉनी छुपते छुपाते टर्नर के घर से वापस केल के पास आ जाता है जो उसे कहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, तुम्हें अब ये सब बंद कर देना चाहिए। और हाँ, ये लो तुम्हारा कैमरा जिसमें उसके घर की रिकॉर्डिंग है। लेकिन केल अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो गलत कैसे हो सकता है। जहाँ पर आगे वो अपनी मॉम को टर्नर के घर पर देखता है जो उससे केल के किए के लिए माफी मांगने जाती है। जिस बीच वो उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखने लगता है जो उसको रॉनी ने दी होती है, जिसको देखते हुए उसको उस वीडियो में कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि टर्नर ही वो सीरियल किलर है। केल को वो लाल बालों वाली लड़की की लाश मिलती है। उधर केल की मॉम भी जब वापस अपने घर आ रही होती है तो पीछे से टर्नर उसको घायल कर देता है, जिसके बाद वो केल के घर पर आकर पहले रॉनी और फिर बाद में केल को बंदी बना लेता है। लेकिन तभी एशले आती है और टर्नर को घायल करके केल को वहां से बचा लेती है। केल सीधा टर्नर के घर पर जाकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। इस बीच एक बार फिर से पुलिस को ये पता चल जाता है कि केल अपने घर से बाहर चला गया है, जबकि उधर केल टर्नर के घर पर अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है, जहां उसको टर्नर के घर पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहां पर उसको उन सभी लड़कियों की लाश मिलती है। और अब एक पुलिस वाला भी टर्नर के घर पर पहुंच जाता है जहां पर उसको चीजें मैसी दिखती है, इसलिए उसको भी थोड़ा टर्नर पर शक हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो कोई बैकअप बुला पाता टर्नर उस पुलिस वाले को भी मार देता है। उधर बेसमेंट में केल को उसकी मॉम मिल जाती है जो काफी घायल होती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते टर्नर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार केल बहादुरी से उससे लड़ता है और टर्नर को एक सीरियस फाइट में मार गिराता है। उसने खुद को और अपनी मॉम को उस हैवान से बचा लिया था और साथ ही में अनजाने में ही उसने एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ लिया था जिसने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। जिधर एंड में हमें दिखाया जाता है कि केल के इस कारनामे की वजह से उसकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया है। केल, एशले और रॉनी इन तीनों ने मिलकर एक सीरियल किलर को हरा दिया था, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्टर्बिया की कहानी आपको पसंद आई होगी। हम आपके लिए ऐसी यूनिक स्टोरीज को ढूंढ कर लाते रहेंगे, बशर्ते आपको हमें अपना प्यार देना होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। बाकी इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।